हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस सी प्लस प्लस सीरीज का ये लेक्चर नंबर 8 है। और अभी तक हम अपने पिछले वीडियोस में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में पूरा कंप्लीट समझ चुके हैं। अब आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स या जिसे रिलेशनल ऑपरेटर भी बोला जाता है और लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में पूरा कंप्लीट समझने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले बात करें कंपेरिजन ऑपरेटर की यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर की, एक ही बात है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यू, यानी कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करते हैं, किन्हीं दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हमें चेक करना है कि x में जो वैल्यू है क्या वो y के बराबर है, यानी x इज इक्वल टू y। अब x में क्या है हमें नहीं पता, y में क्या है हमें नहीं पता। मान लेते हैं यूजर से इनपुट लेना है, तो यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर करके हमें ये पता लगाना है कि ये दोनों बराबर है या फिर नहीं। बात समझ पा रहे हैं ना। तो इनका जो रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, इनका जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या होगा, या तो ये बराबर होंगे या फिर ये बराबर नहीं होंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, इनका रिजल्ट या तो क्या होगा ट्रू या फिर होगा फॉल्स। और आपको पता है कि ट्रू को हम क्या कहते हैं 1 और फॉल्स को क्या कहते हैं 0। 1 यानी कि ट्रू, 0 यानी कि फॉल्स। बात समझ पा रहे हैं ना। तो कंपैरिजन ऑपरेटर जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो इनका जो रिजल्ट होता है वो बुलियन वैल्यू में होता है। बुलियन वैल्यू यानी कि ट्रू और फॉल्स, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये भी एक डेटा टाइप होता है, जैसे हमारा इंटीजर डेटा टाइप होता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा क्या होता है, कैरेक्टर डेटा टाइप होता है और फ्लोट डेटा टाइप होता है। इसी तरीके से बूल डेटा टाइप होता है, शॉर्ट में मतलब हम बूल कीवर्ड का यूज करते हैं और बुलियन डेटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये हमारा बूल डेटा टाइप होता है जिसमें क्या होता है कि या तो 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। 1 को ट्रू और 0 को फॉल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन की बात करें तो इसमें हमने आपको बताया कि ये क्या करते हैं, दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं। अब वो दो वैल्यू भी हो सकती हैं या दो वेरिएबल भी हो सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट इन प्रोग्रामिंग बिकॉज इट हेल्प अस फाइंड आंसर एंड मेक डिसीजन, ठीक है। ये क्या करता है, मतलब डिसीजन लेने में मदद करता है, क्योंकि हम जरूरी नहीं कि इक्वल टू यानी बराबर ही चेक करें। हम चेक कर सकते हैं क्या 5 जो है वो ग्रेटर देन 3 है या 3 ग्रेटर देन 5 है या लेस देन इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के ऑपरेटर यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये कंपैरिजन ऑपरेटर की लिस्ट दी गई है। अभी इनको हम पूरा समझने वाले हैं एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ पर ऑपरेटर के बारे में तो आपको अच्छे से पता है कि ऑपरेटर जो होते हैं वो ऑपरेंड्स पर काम करते हैं। ऑपरेंड्स यानी कि जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था, x प्लस वाई किया था, तो यहाँ पर प्लस ऑपरेटर है और x y क्या है, ये दोनों ऑपरेंड हैं, साथ ही साथ ये वेरिएबल भी हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी जैसे आप देखेंगे ये हमारा क्या है, इक्वल टू ऑपरेटर। ये क्या है, इक्वल टू ऑपरेटर। और ये क्या करता है कि दो वेरिएबल या दो वैल्यू को चेक करता है, यानी कंपेयर करता है और देखता है कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं। जब हम सिंगल इक्वल टू लगाते हैं तो ये हमारा क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। लेकिन जब हम डबल इक्वल टू एक साथ लगाते हैं बिना स्पेस के, तब यहाँ पर हमारा ये बनता है इक्वल टू ऑपरेटर, जो कि एक कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर की कैटेगरी में आता है। और इसका जो रिजल्ट होगा, देखिए x इज इक्वल टू वाई, इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, या तो 1 होगा या 0 होगा, दो में से कोई एक ही हो सकता है। यानी कि इसका सीधा मतलब क्या है कि इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या, उसका डेटा टाइप क्या होगा, बूल यानी कि बुलियन। अब जो x है वो इंटीजर हो सकता है, फ्लॉट हो सकता है, y भी इंटीजर हो सकता है, फ्लॉट हो सकता है, लेकिन जो रिजल्ट होगा इसका ये क्या होगा, बूल यानी कि बुलियन डेटा टाइप में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरीके से इक्वल टू हो गया। ये क्या है, नॉट इक्वल टू। अगर हमें चेक करना हो कि जो 5 है क्या वो नॉट इक्वल टू 3 है, ठीक है, ऐसा चेक करना हो तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। 5 और 3 की जगह पर आप वेरिएबल रख करके भी देख सकते हैं। हम प्रैक्टिकल भी समझने वाले हैं। यहाँ पर ये क्या है, ग्रेटर देन। अगर हमें चेक करना हो कि x ग्रेटर देन y, यानी जो x है क्या वो y से बड़ा है। इसी तरीके से लेस देन, और इसी तरह से ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। अब इनको हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। चलते हैं कोड ब्लॉक पर और इनको एक एक करके हम समझते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि यहाँ पर इनका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, या 1 या 0, यानी ट्रू या फॉल्स। और ये क्या है, जो आपके कंपेरिजन ऑपरेटर हैं ये कौन से ऑपरेटर होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। मतलब ये बाइनरी कैटेगरी में रखे जाते हैं क्योंकि ये इनके लिए दो ऑपरेंड की जरूरत होती है। और यूनरी का मतलब क्या होता है, जिनके लिए एक ही ऑपरेंड की जरूरत होती है। जहां पर हमने प्लस प्लस यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर और माइनस माइनस यानी कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में देखा था। ये क्या थे, हमारे यूनरी ऑपरेटर। और यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, ये हमारे कौन से हैं, बाइनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं यहाँ पर कोड ब्लॉक की तरफ और इनका हम प्रैक्टिकल देखते हैं एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें इक्वल टू की, तो यहाँ पर जैसे n1 में हमारा क्या है, यहाँ पर 19 है। और यहाँ पर हम यूजर से सी इन फंक्शन के जरिए यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूजर से इनपुट लेकर के भी आपको दिखा देते हैं ताकि साथ ही साथ रिवीजन भी चलता रहे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक n1 नाम का वेरिएबल बनाया और एक हमने और बना लिया n2 नाम का भी, ठीक है। दो वेरिएबल हमने यहाँ पर बनाए और फिर यहाँ पर हमने क्या किया,
यूजर से इनपुट लिया और दोनों वेरिएबल में यहाँ पर हमने वैल्यू रखी, ठीक है। यूजर से इनपुट लेने के लिए सिंपल सी इन फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है, इस तरीके से। और हम N1 में यहाँ पर अभी हम इनपुट लेना चाहते हैं, लेकिन यूज़र के लिए यहाँ पर हम मैसेज भी प्रिंट कराएंगे, तो उसके लिए हमें सी आउट फंक्शन एक इसके ऊपर लगाना होगा। फिलहाल यहाँ पर हमने N1 दिया और एंटर करते हैं, यहाँ पर बीच में सी आउट फंक्शन यूज करते हैं और यूज़र के लिए एक मैसेज प्रिंट कराते हैं, ठीक है। एंटर फर्स्ट नंबर, इस टाइप से, ठीक है, हो गया। यहाँ पर लास्ट में टर्मिनेटर आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर N1 में हमारी वैल्यू क्या है, यूज़र डालेगा और N1 में स्टोर हो जाएगी। सेम इसी तरीके से यहाँ पर इन दोनों लाइनों को कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट, और अब की बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें N2 में जो है यूज़र से इनपुट ले लेंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि यूज़र जो भी इनपुट डालेगा वो N1 और N2 में स्टोर हो जाएगा, क्लियर है। अब उसके बाद हम इसके साथ में क्या करना चाहते हैं, कहने का मतलब क्या है कि N1 और N2 में यूज़र से डाली गई जो वैल्यू होगी वो हमें मिल जाएगी, कब, रन टाइम पर। जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तब वहाँ पर हमें ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इन N1 और N2 को जोड़ना चाहते हैं तो प्लस ऑपरेटर की मदद से जोड़ सकते हैं। उस रिजल्ट को कहीं स्टोर करना है, स्टोर करा सकते हैं। किसी तीसरे वेरिएबल में प्रिंट कराना है तो हम प्रिंट करा सकते हैं, या फिर N1 और N2 की वैल्यू को हम डायरेक्टली भी प्रिंट करा सकते हैं, किसी वेरिएबल में ना स्टोर करना चाहें ना करें। समझ आई बात। इसी तरीके से फिलहाल तो हमें यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसा कुछ नहीं कराना, हमें चेक करना है कि जो यूज़र वैल्यू डालेगा, ठीक है, जो इनपुट में ये वैल्यू डालेगा क्या वो दोनों बराबर हैं या फिर नहीं है, हमें ये पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पता कैसे करेंगे, उसके लिए हम चाहें तो यहाँ पर N1 इज इक्वल टू N2, ठीक है, N2, और यहाँ पर योर टोटल की जगह पर यहाँ पर हम कर देते हैं आंसर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये आंसर होगा, जो भी आंसर होगा जिस टाइप का हम ऑपरेटर यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ हटा देते हैं एक्स्ट्रा लाइनें, ठीक है। कोड समझ में आ रहा है, सिंपल सा कोड है, कुछ खास नहीं है। यहाँ पर हमने दो वेरिएबल बनाया और यूज़र से इनपुट ले लिया। यूज़र से इनपुट लेने के बाद हमने N1 और N2 को कंपेयर किया, जो कि सारा खेल यहाँ पर वेरिएबल के साथ में ही हो रहा है। हमने कोई भी यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू यूज़ नहीं की है। अब इसे अगर रन करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो एरर आ रही है। तो देखिए यहाँ पर जो एरर आ रही है, तो यहाँ पर नीचे बता भी रहा है कि लाइन नंबर 14 में, और किस टाइप की एरर है, यहाँ पर जो इक्वल टू ऑपरेटर है ये मैच नहीं कर पा रहा है हेडर फाइल से, जो भी हमने हेडर फाइल इसमें इंक्लूड की है, ठीक है। तो हो क्या बेसिकली रहा है कि हम जो सी आउट फंक्शन में डायरेक्टली इसको यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से हो रहा है। अगर इसकी वैल्यू को हम किसी वेरिएबल में स्टोर कराएं तब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। या फिर इसका सोल्यूशन क्या है कि इसे हम ब्रैकेट के अंदर रखें, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे पैरेंथेसिस होते हैं, ब्रैकेट होते हैं, इनकी प्रेसिडेंस हायर होती है, और फिर क्या होगा कि जब ये लाइन यहाँ पर रन होगी तो पैरेंथेसिस के अंदर की वैल्यू क्या होगी, पहले यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी, जिससे हमें रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 या फिर 0, ठीक है। अगर यहाँ पर N1 N2 के बराबर हुआ तो 1, और अगर नहीं हुआ तो 0 मिलेगा। तो वो जो रिजल्ट है वो इस तरीके से यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर हम डायरेक्टली यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर पैरेंथेसिस की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पर प्लस और माइनस यानी अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ किए थे, तब कोई दिक्कत नहीं थी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अर्थमेटिक ऑपरेटर काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये कंपैरिजन ऑपरेटर इस तरीके से काम करेंगे, यहाँ पर पैरेंथेसिस आपको यूज़ करना पड़ेगा। चलिए, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। अब इसे हम रन करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट नंबर जैसे हमने डाल दिया 4, और एंटर बटन प्रेस करेंगे, और अब की दूसरा नंबर भी हमने 4 ही डाला, ठीक है, 4 ही डाला। दोनों में क्या है, 4 है, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, 1 यानी कि ट्रू, ठीक है। 1 क्या है, इसका मतलब ये ट्रू है, यानी दोनों नंबर बराबर हैं। दोबारा से रन करते हैं और अब की बार हम दोनों नंबर डिफरेंट करते हैं। एक हमने डाल दिया 5 और दूसरा हमने कर दिया 9, और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपको पता है रिजल्ट क्या होगा, 0, क्योंकि ये दोनों नंबर जो है वो बराबर नहीं है। सिंपल है, ठीक है। हमने यहाँ पर ऑपरेटर कौन सा लगाया था, इक्वल टू, ठीक है। तो इक्वल टू यानी कि हम चेक कर रहे थे क्या N1 जो है वो N2 के बराबर है। तो यहाँ पर पहली बार में क्या था, इस वजह से ट्रू हुआ। दूसरी बार में क्या था, दोनों बराबर नहीं थे, तो हमारा 0 यानी कि फॉल्स आया। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर हमें दूसरा ऑपरेटर चेक करना हो, दूसरा हमारा कौन सा है, यहाँ पर इक्वल टू हो गया, फिर क्या है, नॉट इक्वल टू। तो अगर हमें नॉट इक्वल चेक करना है तो सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क, जो कि कीबोर्ड में जो 1 2 3 होते हैं, इधर इसके ऊपर वाली जो लाइन होती है 1 2 3 वाली, यहाँ पर आपको ये एक्सक्लेमेशन मार्क मिल जाएगा शिफ्ट के साथ। तो यहाँ पर ये और इक्वल टू इस तरीके से लगाएंगे तो ये हमारा बनता है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, नॉट इक्वल टू। अब अगर हम रन करेंगे और अब की बार हमने क्या डाला, यहाँ पर 5, और फिर से एंटर किया और यहाँ पर हमने क्या डाला, 8। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि जो 5 है यानी कि ये हमारा क्या है, N1 में जाएगा, 8 कहाँ जाएगा, N2 में जाएगा, ठीक है। तो क्या 5 जो है वो 8 के नॉट इक्वल टू है, यानी 5 जो है वो 8 के बराबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है, बिल्कुल। तो यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, 1, क्योंकि जो 5 है वो 8 के बराबर नहीं है। यहाँ पर आप इसे देखिए, इसको हम साइड में रखते हैं। अब देखिए
यहाँ पर N1 में क्या है, N1 में हमने डाला 5 और यहाँ पर N2 में हमने क्या डाला 8। अब देखिए यहाँ पर अगर हम आपको ऐसे पूछें कि जो 5 है वो 8 के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने नॉट इक्वल टू यूज किया, ध्यान रखना। हम क्या करें, जो 5 है वो 8 के बराबर नहीं है। अगर ये चीज़ आपसे पूछें तो आप आंसर क्या देंगे, बिल्कुल कहेंगे यस, जो आप बोल रहे हैं वो सही है। मैं बोल रहा हूँ जो 5 है वो 8 के बराबर नहीं है, तो ये हमारी कही हुई स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब क्या हो गया, ये ट्रू यानी कि 1। बात समझ पा रहे हैं ना। तो ये क्या होगा, ट्रू स्टेटमेंट, इसका रिजल्ट क्या होगा 1। और अगर यहाँ पर हम फिर से इस प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है, और अब की बार हम क्या करते हैं, दोनों नंबर सेम कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने डाल दिया 7 और 7, तो यहाँ पर 7 7 डालेंगे तो अब यहाँ पर क्या होगा, रिजल्ट हमारा फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि हमने नॉट इक्वल टू लगा रखा है। और अब हम क्या कर रहे हैं कि जो यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी, तो हम करेंगे 7 नॉट इक्वल टू 7, यानी 7 जो है वो 7 के बराबर नहीं है। तो अब हमारे द्वारा कही गई स्टेटमेंट क्या है, गलत है, यानी कि 0 होगी, यानी फॉल्स होगी। बात समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। इसको आप ध्यान से समझिए, समझ में आ जाएगा। समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे बढ़ें, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल टू और नॉट इक्वल टू दोनों यहाँ पर आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर बात करें ग्रेटर देन की और इसी तरीके से लेस देन की, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं कि कोई भी नंबर, एक नंबर दूसरे से बड़ा है या नहीं बड़ा है, ठीक है, बड़ा या छोटा चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, N1 ग्रेटर देन N2 कर दिया। अब क्या होगा, रन करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक नंबर डाला 5 और एंटर किया, और दूसरा नंबर हमने डाला 8 और एंटर किया, तो रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, 0 यानी कि फॉल्स, 0 यानी कि फॉल्स। तो यहाँ पर रन कराते हैं। N1 में क्या है, 5 है, ठीक है, N1 में क्या है, 5 है, और N2 में क्या है, 8 है। तो अगर हम ये कहें 5 ग्रेटर देन 8, यानी जो 5 है वो 8 से बड़ा है। अगर हम ऐसा कहें तो ये गलत होगा ना, क्योंकि जो 5 है वो 8 से बड़ा है ही नहीं, वो तो छोटा है। हम क्या कह रहे हैं कि 5 जो है वो 8 से बड़ा है, तो इस वजह से ये रिजल्ट क्या होगा, इसका 0 यानी कि फॉल्स हो जाएगा। बात समझ पा रहे होंगे, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, N1 ग्रेटर देन N2, हम कह रहे हैं कि जो 5 है वो 8 से बड़ा है, जबकि ऐसा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसी तरीके से अगर हम इसको दोबारा से रन करें, ठीक है, और यहाँ पर अब की बार हम क्या करते हैं, यहाँ पर बड़ा नंबर कर देते हैं, जैसे 89 कर दिया, यहाँ पर कोई छोटा नंबर जैसे हमने कर दिया 4, ठीक है, और एंटर बटन प्रेस करेंगे, तो अब की बार रिजल्ट हमारा ट्रू होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसमें क्या है, अब की बार 89 और यहाँ पर क्या है 4, तो हम अब कह रहे हैं कि 89 ग्रेटर देन 4, यानी जो 89 है वो 4 से बड़ा है। तो बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू यानी कि 1। क्लियर हो गई बात। चलिए एंटर करते हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और ग्रेटर देन और लेस देन, ये 4 ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर हैं। इनका यूज हम आगे चल करके अच्छी तरीके से करेंगे जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इफ एल्स के बारे में, ठीक है। अभी तो सिर्फ आप समझ लीजिए कि हम ऑपरेटर का जो है वो इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि इनको कैसे एग्जैक्टली यूज किया जाता है और इसका रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। फिर यहाँ पर बात करें अगर ग्रेटर देन और लेस देन, यानी सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, इसका क्या मतलब होता है, तो नाम से ही पता चलता है ये 2 ऑपरेटर से मिलकर बना है। ये क्या है आपका ग्रेटर देन और दूसरा क्या है इक्वल टू। तो ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, बड़ा, और इक्वल टू का मतलब क्या होता है, बराबर, ठीक है। और यहाँ पर बीच में और लगा है, और यानी कि अथवा। जैसे आप एग्जाम देने गए और वहाँ पर आपसे जो है आपके सामने 2 क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, और ऊपर एक स्टेटमेंट नोट में दी गई है कि इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपको करना है, यानी कि ये क्वेश्चन अथवा में आ गया, यानी और में आ गया, ठीक है। इन दोनों में बीच में क्या लगा हुआ है, और, तो इसका मतलब क्या है, दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। यही सेम चीज़ यहाँ पर भी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर दोनों में से कोई एक चीज़ होती है तब इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू, वरना क्या होगा, फॉल्स। यानी कि अगर हम कहें, यहाँ पर हमने लिखा 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये स्टेटमेंट क्या करी, हम क्या करें कि जो 5 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर सही बात है, क्यों, क्योंकि देखिए 5 जो है वो ग्रेटर देन है कि नहीं है। अगर हम सिंगल सिंगल देखें तो जो 5 है वो ग्रेटर देन 3 है, तो इसका मतलब ये रिजल्ट क्या होगा, इसका ट्रू होगा। लेकिन इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं है, जो 5 है वो 3 के बराबर है, नहीं है, लेकिन ग्रेटर देन तो है, यानी कि दो ऑपरेटर में कोई एक ऑपरेटर ट्रू होना चाहिए, तो दोनों में से एक काम कर रहा है, यानी एक का रिजल्ट ट्रू है। तो अगर एक का रिजल्ट ट्रू है तो इसका फाइनली रिजल्ट क्या होगा, ट्रू ही होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, ग्रेटर देन इक्वल टू जो है ये मतलब कंबाइन होकर काम करते हैं, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर लिखा 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू ही होगा। और यहाँ पर अगर हम इस तरीके से लिखें 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तब भी इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू ही होगा, क्योंकि जो अब की बार है वो 5 ग्रेटर देन 5 तो नहीं है, यानी जो 5 है वो 5 से बड़ा तो नहीं है, बराबर है। तो इसलिए अगर बराबर है तब भी इसमें से एक स्टेटमेंट यानी एक ऑपरेटर प्रॉपर काम कर रहा है, यानी उसका रिजल्ट जो है वो ट्रू आ रहा है, समझ गए ना। अगर यहाँ पर हम इस तरीके से लिखें 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, अब यहाँ पर गलत है, क्योंकि जो 4 है वो ना ही 8 से ग्रेटर है और ना ही 8 के बराबर है, तो यानी दोनों ही ऑपरेटर का रिजल्ट क्या होगा, 0, यानी कि फॉल्स होगा। तो फॉल्स फॉल्स ये क्या हो जाएगा, फॉल्स ही हो जाएगा। क्लियर है।
तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों कंबाइंड होकर काम करते हैं, और ये लेस देन इक्वल टू ठीक इसी तरीके से है। लेस देन यानी कि ये कम या बराबर चेक करेगा, कम या बराबर चेक करेगा, ये ज़्यादा या बराबर चेक करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी आपको दिखा देते हैं फटाफट। तो यहाँ पर जैसे अभी ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इसको हमने क्या किया, रन, और यहाँ पर हमने फर्स्ट नंबर डाला 5 और दूसरा नंबर डाला यहाँ पर हमने 9। एंटर बटन प्रेस करेंगे तो 0, क्योंकि जो 5 है वो 9 से ना ही बड़ा है ना ही बराबर है, तो रिजल्ट हमारा ऑलरेडी मतलब जो है फॉल्स आने ही वाला है। यहाँ पर लेस देन करेंगे और फिर यहाँ पर रन करेंगे, और सेम नंबर अगर डालें जैसे हमने 5 और 9 डाला, तो उस केस में यहाँ पर रिजल्ट क्या होगा, ट्रू, क्योंकि यहाँ पर हमने लेस देन चेक किया है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो 5 है वो 9 से छोटा या बराबर है, तो 5 9 के बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा है, लेस देन है। ठीक है, तो इसलिए रिजल्ट क्या हो गया, ट्रू हो गया। यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब कंपैरिजन ऑपरेटर या जिसे हम रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं, इसको हमने आपको समझा दिया, समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, हमने प्रैक्टिकली एक एक करके दिखा दिया है। बाकी यहाँ पर आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो या 0 या 1 आएगा, यानी ट्रू या फॉल्स आएगा, जो कि एक बुलियन वैल्यू होती है, वगैरह वगैरह। ठीक है, और इसको आगे हम एफएल्स के चैप्टर में यानी कंडीशनल स्टेटमेंट जब पढ़ेंगे तब इसको हम और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, समझ तो वैसे हमने लिया है लेकिन वहाँ पर हम इनका प्रैक्टिकली यूज़ भी देखेंगे। बाकी एक चीज़ और, यहाँ पर अगर हम चाहें तो इसका रिजल्ट जो है वो हम किसी वेरिएबल में स्टोर करा के उसे प्रिंट करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने an नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर an को प्रिंट कराना है, तो an नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं। कैसे बनाना है आपको पता है, यहाँ पर जो रिजल्ट है वो हमें पता है कि 1 या 0 आने वाला है, यानी कि बुलियन वैल्यू में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बूल टाइप का एक, सॉरी यहाँ पर डबल ओ, बूल टाइप का एक वेरिएबल बनाते हैं। किस नाम से, an नाम से, an, और यहाँ पर इज इक्वल टू। ठीक है, साथ में हम असाइनमेंट भी कर सकते हैं। हमने पढ़ा है कि हम डिक्लेरेशन और असाइनमेंट सिंगल लाइन में कर सकते हैं। जैसे हम क्या करते थे, इंट और x इज इक्वल टू 5, ऐसे कर सकते हैं ना। तो ये क्या हो रहा है, डिक्लेयर भी हो रहा है वेरिएबल और असाइन भी हो रहा है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, असाइन भी कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि असाइनमेंट में आप यहाँ पर डायरेक्टली 5 ही असाइन करें। ठीक है, आप ये कोई कैलकुलेशन करा करके भी इसमें असाइन करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, n1। ठीक है, और जैसे सपोज हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं ग्रेटर देन और n2। ठीक है, इस तरीके से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या होगा कि जब यूज़र से इनपुट लेंगे तो n1 और n2 यहीं पर कंपेयर होगा और an नाम के वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होगी, और उसे हम प्रिंट करा सकते हैं या फिर इसे हम आगे कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे चल के इसका यूज आएगा जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इस वेरिएबल को लेकर के हम कई सारे एक्सरसाइज और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अलग अलग टाइप के प्रोग्राम को। तो यहाँ पर हम इसे रन करते हैं और एक नंबर डालते हैं, जैसे 5 और ये 8। ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि 5 जो है वो 8 से बड़ा नहीं है, क्योंकि हम ग्रेटर चेक कर रहे थे। चलिए, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। दोनों तरीके से बता दिया, डायरेक्ट डिस्प्ले करा सकते हैं या वेरिएबल बना करके उसमें स्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको इंट भी कर दें तब भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने इंटीजर टाइप का ही वेरिएबल बनाया, हमने यहाँ पर बुलियन नहीं बनाया, तो आपको पता है कि इस स्टेटमेंट का जो रिजल्ट है वो या 1 में होगा या 0 में होगा। और 1 और 0 को एक तरीके से देखें तो यहाँ पर ये 1 0 जो है ये इंटीजर भी हैं, मतलब ये इंटीजर के अंतर्गत भी तो आते हैं, तो यहाँ पर ये इंटीजर भी हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये जो हमारा डेटा है वो इंटीजर में स्टोर हो जाएगा, इसमें कोई एरर नहीं आएगी। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि फिर हम बूल टाइप का वेरिएबल क्यों बनाएं, इंट टाइप का ही क्यों ना बना लें। तो दोनों में डिफरेंस है। जो हमारा बूल टाइप का वेरिएबल होता है, ठीक है, इसका जो साइज होता है वो 1 बाइट होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा इसका साइज क्या होता है, 1 बाइट, यानी कम जगह लेगा मेमोरी में। जबकि इंटीजर का जो साइज होता है वो 2 या 4 बाइट का होता है। ठीक है, मतलब इंटीजर जो है वो 2 बाइट का होगा या 4 बाइट का होगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो क्या कि जब भी आपने पढ़ा है कि जो इंटीजर का साइज होता है, इंटीजर जो कि एक डेटा टाइप है, इसका साइज होता है, तो इसका साइज जो है वो आपने पढ़ा होगा कि 2 और 4 बाइट का होता है, यानी 2 या फिर 4 बाइट का होता है। बाकी सब में आपने पढ़ा होगा कि जैसे बूल है वो 1 बाइट का होता है, इसमें मतलब कोई 2 साइज नहीं लिखे होते। ठीक है, कैरेक्टर भी आपका 1 बाइट का होता है, फ्लॉट आपका 4 बाइट का, डबल 8 बाइट का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंटीजर में जो है इसके 2 साइज हैं, एक 2 बाइट और दूसरा 4 बाइट। ऐसा क्यों? तो होता यह है कि जो हमारा कंपाइलर होता है, अगर वो 16 बिट पर काम कर रहा है तो उसका जो इंटीजर होगा वो 2 बाइट लेगा। अगर वो 32 बिट का है तो उसका जो साइज होगा वो 4 बाइट लेगा। बात समझ आ रहा है ना? ठीक है, यही चीज़ होती है। तो यहाँ पर जो हमारा कोड ब्लॉक है, इसकी अगर बात करें तो इसका जो साइज होगा वो क्या होगा, 4 बाइट। कोड ब्लॉक जो है ये हमारा 32 बिट पे काम करता है और इसका जो इंटीजर का साइज होगा वो 4 बाइट होगा। बाकी अगर बात करें जैसे टर्बो की, ठीक है, पुराना सॉफ्टवेयर है टर्बो, तो वहाँ पर उसका अगर वो 16 बिट पर है तो वो जो है 2 बाइट का लेगा। ठीक है, उसका जो इंटीजर का साइज होगा 2 बाइट होगा। आई थिंक यहाँ पर आप समझ गए होंगे। चलिए, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। तो हमें फाइनली यहाँ पर क्या करना है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल नहीं बनाना है, मेमोरी यहाँ पर फालतू में बर्बाद होगी। हम क्या करेंगे, यहाँ पर बूल टाइप का वेरिएबल बनाएंगे, मतलब बूल टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसका रिजल्ट 1 या फिर 0 में ही आने वाला है। चलिए,
तो इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर समझ आ गया। अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की। लॉजिकल ऑपरेटर क्या है? तो देखिए लॉजिकल ऑपरेटर में भी क्या होता है कि इसका भी जो रिजल्ट है वो ट्रू या फॉल्स ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट कैसे है समझिए। ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर क्या हो रहा था कि कंपैरिजन ऑपरेटर में जब भी हम ऑपरेटर का यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ऑपरेंड होते हैं, जो ये कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं ये ऑपरेंड्स पर काम करते हैं। जैसे एक्स और वाई ये क्या है, वैसे तो वेरिएबल है, लेकिन ऑपरेटर के लिए क्या है, ये ऑपरेंड्स हैं। हमने अच्छे से समझा है। ठीक है, ऑपरेटर के लिए ये दोनों क्या है, ऑपरेंड्स हैं। यहाँ पर ये वेरिएबल भी हो सकते हैं या कॉन्स्टेंट वैल्यू भी हो सकती है। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर अगर लॉजिकल की बात करें तो लॉजिकल ऑपरेटर में जो ऑपरेंड्स होते हैं वो बेसिकली कोई वेरिएबल या कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती, बल्कि कंडीशन होती है। क्या होती है? कंडीशन होती है। कैसे अभी समझाएंगे। यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पर बताया गया इसमें एक एग्जांपल की मदद से x लेस देन 5 और इधर क्या है x लेस देन 10। तो यहाँ पर बीच में लगा हुआ है एंड ऑपरेटर। ठीक है, ये क्या है, लॉजिकल एंड। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। तो यहाँ पर ये जो है ये क्या है, लॉजिकल एंड। अभी इसको यूज कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर लॉजिकल एंड जो कि एक ऑपरेटर है और इस ऑपरेटर के लिए x लेस देन 5 और x लेस देन 10 ये दोनों ही क्या है, ऑपरेंड है। लेकिन ये ऑपरेंड होने के साथ साथ में एक पूरी स्टेटमेंट है, यानी एक तरीके से ये पूरी कंडीशन है। तो देखिए यहाँ पर इसकी जरूरत हमें तब पड़ती है जब हमें दो कंडीशन को कंपेयर करना होता है। ठीक है, दो कंडीशन यानी पूरी कंडीशन को अगर हमें कंपेयर करना हो, चाहे वो एंड की मदद से या और की मदद से या नॉट की मदद से। ठीक है, तब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स का। तो पहले तो यहाँ पर एक छोटे से एग्जांपल की मदद से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको डिटेल में समझाएंगे और इसकी जो ट्रूथ टेबल होती है उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, इसकी ट्रूथ टेबल होती है। तो देखिए अभी यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि जो स्टूडेंट के हिंदी के मार्क्स हैं वो यहाँ पर 50 से ग्रेटर होने चाहिए और जो मैथ के मार्क्स हैं वो 60 से ग्रेटर होने चाहिए। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं हम क्या चाहते हैं कि हिंदी के मार्क्स 50 से ज़्यादा होने चाहिए और जो मैथ के मार्क्स हैं वो 60 से ज़्यादा होने चाहिए। अब जो यूज़र इनपुट डालेगा वो तो हम S1 और S2 में ले लेंगे, फिर हम कंपेयर करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, अगर हम ये चाहते हों कि भाई स्टूडेंट को सेलेक्ट होने के लिए, मान लेते हैं कोई इंटरव्यू है। ठीक है, इंटरव्यू में हम स्टूडेंट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या हैं कि स्टूडेंट के जो हिंदी के मार्क्स हैं वो 50 से ज़्यादा होने चाहिए और जो मैथ के मार्क्स हैं वो 60 से ज़्यादा होने चाहिए। तो अगर हम ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहते हैं, यानी दोनों ही कंडीशन को फुलफिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, दोनों ही सब्जेक्ट में उसके मार्क्स 50 से, इसके 50 से ज़्यादा और यहाँ मैथ में 60 से ज़्यादा होने चाहिए। और फाइनली रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 या 0, यानी सेलेक्टेड या नॉट सेलेक्टेड। तो हालांकि सेलेक्टेड या नॉट सेलेक्टेड अभी तो हम ये ऐसा मैसेज प्रिंट नहीं करा सकते, इसके लिए हमें एफएल्स की जरूरत पड़ेगी जो कि हमने अभी पढ़ा नहीं है। लेकिन अभी हम क्या चाहते हैं कि हमारे सामने रिजल्ट आए 1 या फिर 0 फाइनली। ठीक है, हमें नहीं पता कि स्टूडेंट के मार्क्स क्या हैं और फाइनली हमें क्या चाहिए, आउटपुट या 1 या फिर 0। 1 होगा यानी कि हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे और 0 होगा यानी उसे हम यहाँ पर रिजेक्ट कर देंगे। बात समझ आ रहे हैं ना। चलिए तो यहाँ पर अब हम इसको रन करते हैं। तो ये इतना तो हो गया, अब हम कंडीशन बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक बूल टाइप का, ठीक है, बूल टाइप का एक वेरिएबल बनाते हैं। जैसे यहाँ पर an ऑलरेडी बना हुआ है। अब यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो हमारा S1, ठीक है, S1 ग्रेटर देन 50, ठीक है, ग्रेटर देन 50 ये हमारा हो गया। इससे रिजल्ट आपको पता है क्या आने वाला है, S1 ग्रेटर देन 50, ये तो हमने जस्ट अभी पढ़ा है। ठीक है, तो S1 ग्रेटर देन 50 का मतलब क्या हुआ कि सब्जेक्ट 1 में जो भी मार्क्स होंगे अगर वो 50 से ज़्यादा हुए तो रिजल्ट क्या होगा, 1। रिजल्ट इसका क्या होगा, 1। कब, जब सब्जेक्ट 1 में 50 से ज़्यादा मार्क्स होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई एक कंडीशन। तो अगर सिर्फ इतने प्रोग्राम को रन करेंगे तब तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को हमने मेंशन किया, लेकिन हमें दोनों सब्जेक्ट को साथ में कंपेयर करना है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लॉजिकल एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लॉजिकल एंड का। चलिए तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज करते हैं इस तरीके से। और फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, S2 यानी सब्जेक्ट 2 ग्रेटर देन 60। समझ पा रहे हैं ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं, बहुत ही सिंपल है, आराम से समझिए। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर S1 ग्रेटर देन 50 यानी सब्जेक्ट 1 में 50 से ज़्यादा हुए तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 1 यानी कि ट्रू होगा। और S2 ग्रेटर देन 60 यानी कि अगर दूसरी सब्जेक्ट में इसके मार्क्स 60 से ज़्यादा हुए तब इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। तो जो एंड ऑपरेटर होता है ये क्या करता है, एंड ऑपरेटर देखता है कि दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो दोनों ही कंडीशन तभी ट्रू होंगी जब दोनों का रिजल्ट क्या होगा, 1। तो अगर दोनों का रिजल्ट 1 होगा तब यहाँ पर एंड का जो रिजल्ट है वो फाइनली क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, फाइनली क्या होगा, 1 होगा। बात समझ पा रहे हैं ना। अगर
दोनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट में ये स्टूडेंट फेल हुआ तो एक का रिजल्ट मान लेते हैं 0 हो जाएगा। तब यहाँ पर क्या होगा, एक 1 होगा, एक 0 होगा, तब इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, 0 ही होगा। अभी हम इसको ट्रूथ टेबल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल इसे हम रन करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको रन किया और यहाँ पर हिंदी में जैसे हमने उसके मार्क्स डाल दिए 45, एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर मैथ में हमने उसके मार्क्स डाल दिए यहाँ पर जैसे सपोज 78। ठीक है, और एंटर बटन प्रेस किया तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। क्यों आ रहा है 0, समझिए। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हिंदी के उसके जो मार्क्स हैं वो 45 हैं, जो कि 50 से कम है, यानी एक सब्जेक्ट में तो ये फेल हो गया 0, और दूसरी में मैथ में क्या है 78, जो कि इसमें पास हो गया, यानी कि 60 से ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन दोनों सब्जेक्ट में से किसी एक में ये फेल है, तो इस वजह से फाइनली ये क्या हो गया, फेल हो गया, यानी कि 0, रिजेक्ट। बात समझ पा रहे हैं ना। अब यहाँ पर प्रोग्राम को दोबारा से रन करते हैं और दोबारा रन किया। अब की बार हमने क्या किया, यहाँ पर हिंदी में उसके मार्क्स दे दिए, यहाँ पर सपोज 65 और एंटर बटन प्रेस किया, और अब की बार हमने इसे मैथ में फेल कर दिया 55, मैथ में 60 से कम नंबर है, और एंटर करेंगे तो तब भी यहाँ पर क्या होगा, फेल ही होगा, आपको पता चल गया होगा। फिर से यहाँ पर प्रोग्राम रन करते हैं और अब की बार हम क्या करते हैं, इसको पास करते हैं। उसके लिए यहाँ पर हिंदी में उसके मार्क्स हमने कर दिए सपोज 60 और यहाँ पर मैथ में उसके मार्क्स हमने कर दिए 67। क्लियर है, एंटर बटन प्रेस करेंगे, आपको पता है रिजल्ट क्या होगा, 1, क्योंकि अभी ये क्या है, पास हो चुका है, यानी सेलेक्ट हो चुका है। क्लियर है, तो यहाँ पर बेसिकली ये किसकी मदद से हुआ, एंड ऑपरेटर की मदद से। ठीक है, यहाँ पर एंड ऑपरेटर जो कि यहाँ पर इन दोनों कंडीशन को कंपेयर कर रहा है, चेक कर रहा है। क्लियर है, तो ये हो गया एंड। लेकिन अब की बार हम क्या करना चाहते हैं, एक हमने दूसरा इंटरव्यू लिया और उसमें हम चाहते हैं कि इन दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट में पास होना चाहिए। ठीक है, यानी स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो या तो हिंदी में 50 से ज़्यादा हों या फिर मैथ में 60 से ज़्यादा हों, मतलब किन्हीं दोनों में से किसी एक में वो पास होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है, और दोनों में से अगर किसी एक में भी पास होगा तो उसे हम पास मान लेंगे, यानी कि सेलेक्ट कर लेंगे। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं और ऑपरेटर का। ठीक है, और ऑपरेटर के लिए यहाँ पर शिफ्ट के साथ में जो बैक स्पेस या एंटर बटन के ऊपर एक बटन होता है, ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे तो भी यहाँ पर ये हमारा साइन बनेगा, इसको आप देख लें। ठीक है, कीबोर्ड में आप देखेंगे पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये 2 पाइप होती हैं इस टाइप की, तो ये हमारा क्या हो गया, और ऑपरेटर, लॉजिकल और। अभी क्या होगा कि अगर दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट में फेल होगा, कोई दिक्कत नहीं, से हम रन करते हैं तो देखिए हमारा रिजल्ट क्या रहा है। हिंदी में यहाँ पर पहले तो हम डालते हैं जैसे 50, तो यानी कि हिंदी में क्या है, हिंदी में तो ये फेल हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने कंडीशन क्या दे रखी है, सिर्फ ग्रेटर देन। अब यहाँ पर अगर हमने 50 दिया तो ये हिंदी में फेल माना जाएगा, क्योंकि जो S1 में क्या आ गया, देखिए S1 में 50 आया कि नहीं आया, बिल्कुल। तो 50 ग्रेटर देन 50 गलत, 50 जो है वो 50 के ग्रेटर है ही नहीं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 0। तो अगर हमें इसे पास कराना है तो मैथ में हमें इसे ज़्यादा नंबर देने होंगे, यानी यहाँ पर हमने क्या कर दिया 65 और एंटर करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट हमारा 1 आ रहा है, यानी कि ये एक सब्जेक्ट में पास है। वापस से रन करते हैं और आपको दिखाते हैं, और यहाँ पर हमने क्या किया, अब की बार दोनों में 65 कर दिया, यानी दोनों में ये पास है। अगर ये दोनों सब्जेक्ट में पास है तब तो पास है ही है, यानी दोनों में 1 है तब तो ये 1 है ही है, फाइनल रिजल्ट क्या होगा, 1। ठीक है, यही होता है और ऑपरेटर। एंटर करेंगे और यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या है, 1। अगर इसे फेल कराना है तो उसके लिए हमें दोनों सब्जेक्ट में से फेल करना होगा। हमने दोनों में यहाँ पर जैसे इसके मार्क्स कर दिए 4 और 7 कर दिए, फेल हो जाएगा। समझ आई बात। तो ये होता है एंड और फिर आगे हम बात करेंगे नॉट ऑपरेटर की। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नॉट ऑपरेटर होता है बेसिकली इसमें क्या होता है, ये एक प्रकार का यूनरी ऑपरेटर है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये फाइनली एक ही ऑपरेंड पर काम करता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक कंडीशन थी, ये दूसरी कंडीशन थी, ये एक कंडीशन थी, ये दूसरी कंडीशन थी, तो ये है लॉजिकल ऑपरेटर, लेकिन ये बाइनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं। नॉट ऑपरेटर जो है ये यूनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इसके लिए एक ऑपरेंड होना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे पैरेंथेसिस देखिए ओपन हुआ है और यहाँ पर ये क्लोज हुआ है, तो पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज जो हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये पूरी एक स्टेटमेंट हो गई, मतलब ये नॉट ऑपरेटर तो यहाँ पर लगा, देखिए ये नॉट ऑपरेटर है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि नॉट ऑपरेटर यहाँ पर लगा है, तो इसके लिए यहाँ पर आप अंदर कुछ भी करें लेकिन उसके लिए एक ही ऑपरेंड है, एक ही कंडीशन है। समझ पा रहे हैं ना, इसके लिए क्या है, एक ही कंडीशन है। ये क्लियर हो गई बात, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम चाहें, वापस आते हैं आपको दिखाते हैं यहाँ पर, जैसे S1 यहाँ पर जो कि सब्जेक्ट 1 है, जैसे हम उसे एडिशनल मार्क्स देना चाहते हैं। सपोज क्या होता है कि हिंदी में अगर यूज़र ने 45 डाला और अगर हम उसे फिर भी पास कराना चाहते हैं तो हम यहाँ पर S1 प्लस यहाँ पर हम उसे 10 मार्क्स एडिशनल दे सकते हैं। ठीक है, कैसे, यहाँ पर देखिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसे हमें ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा ताकि ये जो है वो पैरेंथेसिस के अंदर रहेगा और इसकी प्रेसिडेंस हाई रहेगी, सॉरी।
यहाँ पर क्या होगा, इसकी प्रेसिडेंस हाई रहेगी और पहले क्या होगा, ये कैलकुलेशन होगी, ये कैलकुलेशन होने के बाद जो रिजल्ट होगा वो 50 के साथ इस तरीके से कंपेयर होगा। ठीक है, इसको हम आराम से समझ लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर अभी क्या होगा, देखिए S1 में जो भी होगा पहले क्या होगा, वो 10 से ऐड हो जाएगा। सपोज S1 में 50 मान लेते हैं, तो 50 + 10 क्या हो जाएगा, 60। तो जो 60 होगा वो चेक करेगा 60 ग्रेटर देन 50। आराम से समझिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, समझ आ जाएगा। रन करते हैं, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने इसे रन किया तो हिंदी में हमने इसके मार्क्स डाले 45। ठीक है, यानी कि ये हिंदी में एक हिसाब से क्या है, फेल होगा कि नहीं, बिल्कुल फेल होगा, क्योंकि हमने कंडीशन में 50 लगा रखा है। एंटर करते हैं और फिर हमने क्या किया, मैथ में हमें कितने चाहिए, 60, लेकिन हम मैथ में भी इसको यहाँ से फेल करते हैं। मैथ में हमने दे दिया 34, यानी कि इस हिसाब से क्या है कि ये दोनों ही सब्जेक्ट में यहाँ से उसको हमने फेल किया, लेकिन फिर भी ये पास बताएगा। एंटर करते हैं और यहाँ पर एंटर किया तो देखिए क्या आ रहा है, 1 क्यों, क्योंकि ये दोनों में से हमने यहाँ से तो दोनों को फेल किया, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एडिशनल मार्क्स मिल रहे हैं। और चूंकि यहाँ पर और ऑपरेटर का इस्तेमाल हुआ है, इस वजह से दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी सही हो तो हमारा क्या होगा, रिजल्ट फाइनल ट्रू ही होगा। ठीक है, चलिए तो ये क्लियर हो गया। वापस आते हैं, तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि ऑपरेंड क्या होते हैं। ठीक है, यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर, इसको भी साथ में समझाते हुए चल रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ट्रूथ टेबल के बारे में समझ लेते हैं कि ट्रूथ टेबल होती क्या है बेसिकली। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल में क्या होता है, अगर हम सबसे पहले एंड की बात करें, ठीक है, एंड ऑपरेटर की बात करें या एंड के लिए ट्रूथ टेबल की बात करें, तो एंड में क्या होता है कि हमारे पास क्या होंगे, 2 ऑपरेंड, मिनिमम 2 होंगे। ठीक है, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेटर है तो मिनिमम 2 ऑपरेंड होंगे। तो उसके लिए यहाँ पर ऑपरेंड ए मान लेते हैं और ये ऑपरेंड हमारा बी हो गया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिजल्ट स्टोर कराएंगे, रिजल्ट। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पर ट्रूथ टेबल में हम क्या कर रहे हैं, जैसे ए यानी कि जो ऑपरेंड 1 है, अगर वो 1 है, ठीक है, और दूसरा वाला भी क्या है, 1 है, और एक कंडीशन क्या हो सकती है कि ऑपरेंड ए जो है वो यहाँ पर क्या है, 1 है, यानी कि वो पास है या कह सकते हैं ट्रू है, और जो बी है वो क्या है, 0 है। इसी तरीके से ये वाला भी 0 हो सकता है और ये वाला भी 1 हो सकता है, या दोनों में ही 0 हो सकता है। मतलब इन्हीं 4 में से कोई एक चीज़ होगी। ठीक है, या दोनों ही ट्रू होंगे, या दोनों में से कोई एक ट्रू होगा इस तरीके से, या फिर दोनों ही मतलब फॉल्स होंगे। ऐसा ही तो हो सकता है, बस इसके अलावा और कुछ हो सकता है नहीं। ठीक है, तो आप बात समझ पा रहे होंगे। तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, एंड के अकॉर्डिंग अगर 1 है तो क्या होगा हमारा 1 का मतलब क्या होता है, अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू हैं। तो ट्रू कब होंगे, जब दोनों ही 1 होंगे, जैसे भी हमने यहाँ पर आपको दिखाया था। तो दोनों ही 1 होंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 1। अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हुआ, अब यहाँ पर 0 है तो ये क्या हो गया, फॉल्स। तो अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हुआ तो यहाँ पर इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स ही होगा। तो इसका क्या हो गया, 0। और यहाँ पर 0 और 1 है तब भी यहाँ पर क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक मतलब फेल है या फॉल्स है। अब फिर यहाँ पर भी क्या है, दोनों ही फेल हैं या फॉल्स हैं, तो यहाँ पर भी 0 ही होगा। कहने का मतलब क्या है कि जो एंड ऑपरेटर है, यानी कि जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, इसका रिजल्ट तभी ट्रू होगा जब सभी ऑपरेंड ट्रू होंगे। सभी का मतलब अभी यहाँ पर हमने 2 ही ले रखे हैं, तो दोनों को ट्रू होना चाहिए तभी इसका रिजल्ट ट्रू होगा, अन्यथा क्या होगा, फॉल्स ही होगा। बात समझ पा रहे हैं ना। चलिए ये हो गया, ये तो हो गया एंड के लिए। दूसरा रिजल्ट यहाँ पर हम और के लिए रखते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, और के लिए। ये और के लिए रिजल्ट हुआ, अच्छे से समझ लेना और इसको ऐसा करना कि नोट कर लेना। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कॉपी पर नोट कर लेना, ट्रूथ टेबल अच्छे से बना लेना। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसमें भी और में भी तो यही हो सकता है, ऑपरेंड ए ऑपरेंड बी। तो और में भी क्या हो सकता है कि दोनों ही सही हो सकते हैं। तो और में क्या होता है कि अगर दोनों सही हैं तो रिजल्ट हमारा सही होगा, यानी 1। और अगर दोनों में से कोई एक भी सही है, दोनों में से कोई एक भी सही है, यानी ये ट्रू है, तब भी हमारा रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। और यहाँ पर भी ये क्या है, ट्रू है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ट्रू। लेकिन दोनों ही अगर फेल हैं, यानी दोनों ही अगर फॉल्स हैं, तब इसका रिजल्ट हमारा फॉल्स होगा। यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं ना, ये क्या है, एंड के लिए, और ये किसके लिए था, ये और के लिए था। एंड में क्या होगा, जब दोनों ही कंडीशन हमारी सही होंगी तभी रिजल्ट ट्रू होगा। और में क्या होगा, दोनों में से कोई एक सही हो या दोनों ही सही हो तब भी हमारा रिजल्ट ट्रू होगा। लेकिन दोनों ही अगर फेल होंगे, यानी कि फॉल्स होंगे, तब हमारा रिजल्ट फाइनली क्या होगा, फॉल्स होगा। और फिर यहाँ पर अगर नॉट की बात करें तो नॉट में क्या होता है, एक सेकेंड, नॉट में एक सिंगल ऑपरेंड होता है। जैसे इसमें ए और बी 2 थे, लेकिन नॉट में क्या होता है, सिंगल। यानी कि नॉट में बेसिकली अगर 1 है तो क्या हो जाएगा, 0, और अगर 0 है तो क्या हो जाएगा, 1। यानी नॉट बेसिकली अपोजिट कर देता है, यानी उल्टा। रिजल्ट अगर ट्रू है तो फॉल्स बना देगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू बना देगा, बस इतना ही होता है। तो उसमें सिंगल ऑपरेंड है, तो सिंगल ऑपरेंड में क्या हो सकता है, 2 ही चीज़ें, 1 है या फिर 0। तो अगर 1 है तो 0 कर देगा, 0 है तो 1 कर देगा। यही काम है नॉट का। और नॉट में सिंगल ऑपरेंड होता है, जबकि एंड और में मल्टीपल ऑपरेंड भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी हमने 1 और ये 2 ही कंडीशन ली थी, लेकिन सपोज यहाँ पर हमने स्टूडेंट को 5 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इस तरीके से हमने स्टूडेंट से क्या किया, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स लिए। फिर हमने देखा कि किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर स्टूडेंट के मार्क्स 80 से ज़्यादा हुए, ध्यान देना,
ये आपके लिए एक्सरसाइज है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये बनाना है, स्टूडेंट से 5 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट लेने हैं, ठीक है। 5 सब्जेक्ट के मार्क्स यूजर से इनपुट लेना है, फिर चेक करना है कि उन्हीं 5 में से किसी एक में भी, ठीक है, किसी एक में भी अगर 80 से ज़्यादा मार्क्स हुए, ठीक है, 80 नंबर से ज़्यादा नंबर हुए तो उसे हम सेलेक्टेड या मतलब उसे हम मान लेंगे कि हाँ ठीक है पास है, क्लियर है। और अगर सभी में 80 से नीचे ही हुए, यानी सभी सब्जेक्ट में अगर 80 से नीचे मार्क्स हुए तभी वो फेल माना जाएगा, बाकी किसी भी सब्जेक्ट में अगर 80 से ज़्यादा है तो वो पास माना जाएगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है। कैसे करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं। अभी हमने 2 सब्जेक्ट के साथ देखा था, अब इसमें क्या करते हैं 3 के साथ देख लेते हैं। अगर 3 के साथ समझ आ गया तो फोर्थ मतलब 4-5 आप कर ही पाएंगे, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर S1 और ये +10 हटा देते हैं इस टाइप से, ये देखिए अब ये क्लियर है ना। तो ये एक सब्जेक्ट हो गई, ये दूसरी सब्जेक्ट हो गई, और यहाँ पर फिर हम तीसरी सब्जेक्ट रखेंगे। तीसरे सब्जेक्ट के लिए एक तीसरा वेरिएबल बनाएंगे और तीसरी बार यूजर से इनपुट भी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरी बार इनपुट लेने के लिए बीच में यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम एंड की बात करें, लेकिन हम एंड तो हमने बताया नहीं, और पर हमारी जो एक्सरसाइज है वो बेस्ड है, और ऑपरेटर का यूज़ होगा। तो और ऑपरेटर एक बार और लगाएंगे और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारी तीसरी सब्जेक्ट यानी कि S3, लेकिन हमारे केस में यहाँ पर यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा S3। तो हम क्या करते हैं, S3 को हटा करके सीधा हम यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू कर देते हैं। जैसे हमने स्टूडेंट के मार्क्स, जैसे सपोज फिजिक्स में उसके हमने मार्क्स कर दिए यहाँ पर 75, ठीक है, 75 कर दिए, और फिर हमने चेक किया 75 ग्रेटर देन उसके मार्क्स कितने होने चाहिए, 80 से अबव होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, यहाँ पर 75 की जगह वैसे तो सब्जेक्ट 3 यानी वेरिएबल नेम आएगा, लेकिन हम यहाँ पर यूजर से इनपुट ना लेकर के कांस्टेंट वैल्यू दे रहे हैं सीधे, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन हो गई, 1, 2 और 3। इसी तरीके से हम और ऑपरेटर का यूज़ करके चौथी और ऑपरेटर का यूज़ करके 5वीं कंडीशन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, अब इसका रिजल्ट इन तीनों में से अगर किसी एक में भी रिजल्ट क्या हुआ, अगर पास हुआ तो वो पास मान लिया जाएगा। जैसे सब्जेक्ट 1 में मान लेते हैं इस स्टूडेंट के मार्क्स हैं 77 और इसमें कितने हैं 67, और इसमें तो ऑलरेडी लिखा है कि इसमें कितने 75। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हमारा जो इसका रिजल्ट होगा, ठीक है, वो ट्रू ही होगा। ट्रू क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 80 डाला है लेकिन सभी में हमने 60 डाल रखा है, ठीक है। तो अगर हम एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर सभी में हमें क्या करना पड़ेगा, 80 ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। हम सभी सब्जेक्ट में चेक कर रहे हैं कि क्या S1 यानी सब्जेक्ट 1 में 80 से ज़्यादा है, सब्जेक्ट 2 में 80 से ज़्यादा है, सब्जेक्ट 3 में 80 से ज़्यादा है, लेकिन पता चला कि तीनों में ही 80 से ज़्यादा नंबर नहीं है, तो क्या होगा, फेल होगा। अगर किसी एक में भी हो गया तो आपका रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, मतलब पास हो जाएगा। चलिए, तो इतना आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पर लास्ट में हमारा बचा है लॉजिकल नॉट, और इसे भी हम फटाफट समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करेगा, फिर यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो लॉजिकल नॉट के लिए हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक ही ऑपरेंड होना चाहिए। जैसे S1 ग्रेटर देन 80, ठीक है, यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट 2 या ये वाला हटा देते हैं क्योंकि इसमें सिंगल ही मतलब वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यूज़र से इनपुट लेंगे। यूज़र से जो भी इनपुट आएगा उसे हम चेक करेंगे कि क्या वो 80 से बड़ा है, क्या वो 80 से बड़ा है। अगर हाँ, अगर वो 80 से बड़ा हुआ, ठीक है, तब तो आपको पता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, 1, ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होगा 1। और अगर 80 से छोटा हुआ तो क्या होगा 0, वो बुलियन में स्टोर होगा और ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो हम नॉट ऑपरेटर यूज़ करने वाले हैं, तो नॉट ऑपरेटर के लिए इस चीज़ को हम क्या करेंगे, पैरेंथेसिस में रख देंगे ताकि ये प्रॉपर कैलकुलेशन हो, और यहाँ पर हमने लगा दिया नॉट ऑपरेटर इस तरीके से। अब क्या होगा कि ये नॉट ऑपरेटर के लिए ये पूरी एक कंडीशन हो गई, हालांकि ये ऑलरेडी एक कंडीशन ही है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर इसका रिजल्ट 1 आया तो ये नॉट ऑपरेटर 0 कर देगा, और अगर इसका रिजल्ट 0 आया तो ये 1 कर देगा। देखिए यहाँ पर इसको रन करते हैं, यहाँ पर इसको हमने रन किया। अभी हम क्या कर रहे हैं कि सब्जेक्ट 1 में यहाँ पर हम उसके मार्क्स डाल रहे हैं 45। अभी यहाँ पर एंटर करेंगे तो ये क्या आएगा, ट्रू। क्यों आ रहा है ट्रू, क्योंकि हमने जब 45 यहाँ पर डाला, ठीक है, तो 45 ग्रेटर देन 80, तो ये क्या हो गया, फॉल्स, यानी कि ये फेल हो गया। लेकिन नॉट ने क्या किया, इसका अपोजिट, यानी कि पास कर दिया 1। बात समझ पा रहे हैं ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर इसको दोबारा से रन करते हैं, और अब की बार हम क्या करते हैं, इसे पास करते हैं यहाँ से। तो हमने यहाँ पर क्या डाला 88, जो कि 80 से ज़्यादा है, और एंटर करेंगे तो ये फेल। यानी नॉट ऑपरेटर का सीधा सा फंडा है, वो क्या करेगा, जो हमारा रिजल्ट है उसे अगर ट्रू है फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, सीधी सी कहानी है। चलिए, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि जितना हमने आपको इस वीडियो में पढ़ाया है कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में, सब समझ आ गया होगा। अब हम अगली वीडियो में बिट वाइज ऑपरेटर को पूरा डिटेल में समझने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर आपको बता देते हैं, बिट वाइज ऑपरेटर को समझने के लिए आपको बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्सा, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। खास करके बाइनरी और डेसिमल नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब आप उसको पढ़ेंगे कहाँ से, तो आपको हमने पहले भी बताया था, UPCISS यूट्यूब
चैनल पर, यानी कि जिस चैनल से आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसी चैनल पर आपको बाइनरी नंबर से रिलेटेड 6 वीडियो मिलेंगे। ठीक है, इसकी शायद प्लेलिस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप वीडियो ढूंढ लें, 6 वीडियो यहाँ पर आपको मिलेंगे जिसमें हमने बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्सा से पूरा कंप्लीट पढ़ा रखा है। ठीक है, ये आप देख लें क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी, और अगर वो नहीं आता होगा तो बिटवाइज ऑपरेटर को समझने में दिक्कत होगी। बाकी हम इसको डिटेल में समझने वाले हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।